पाकिस्तान भी बनने जा रहा है दूसरा श्रीलंका। अल्लाह ना करे ऐसे हालात हमें पेश आएँ, लेकिन जो इस टाइम सिचुएशन चल रही है, जो क्राइसिस चल रहे हैं, हम भी वही हरकतें कर रहे हैं जो पाकिस्तान ने इस टाइम जो हरकतें कर रहा है वही इम्प्लीमेंट्स की श्रीलंका ने, जिसकी वजह से आज उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा है। अभी कुछ अर्सा पहले श्रीलंका ने बैंकरप्सी का दावा किया कि हम बैंकरप्ट हो गए हैं। उनके पास पेपर ले इस कंट्री किसी भी इतनी जल्दी बैंकरप्सी डिक्लेयर नहीं करती। श्रीलंका एक फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री रहा है इन पीक टाइम जब पूरा एशिया आज़ाद हुआ था। लेकिन ऐसे कौन से क्राइसिस हुए जिसकी वजह से श्रीलंका को आज इन हालात के साथ सामना करना पड़ रहा है। और 51 बिलियन डॉलर्स का उन्होंने लोन उन्होंने देना है जो आईएमएफ को उनसे उन्होंने लिया हुआ, जो चाइना से भी डिफरेंट, वर्ल्ड बैंक का उन्होंने भी देना है, एशियन बैंक का है उनके भी वो कर्ज़ई हैं। तो इसमें देखें सबसे पहले तो ये है कि जब सारी कंट्रीज़ आज़ाद हुई थी, चाइना ने और इंडिया, ये दो इस टाइम इकोनॉमिकल लिहाज से स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ मानी जाती हैं एशिया के अंदर, जिसमें बाद में जापान भी आ जाता है साथ में, क्योंकि जापान तो बहुत ज़्यादा ऊपर है। देखें चाइना और इंडिया ने अपने अपने इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर डेवलप किए थे। उसके कंपैरिजन में इसने श्रीलंका ने आईएमएफ के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए थे, क्योंकि आईएमएफ जो है वो मोस्टली चलता है वेस्टर्न और यूएसए के कल्चर के हिसाब से, वहाँ के हिसाब से इम्प्लीमेंट करता है अपनी कंडीशंस वगैरह। तो इन्होंने उनके रूल्स इम्प्लीमेंट किए। सबसे पहले तो ये मिस्टेक था। उसके बाद दूसरा ये है कि आपने जब भी आईएमएफ से लोन लेना होता है, जैसे कि हम आए दिन सुनते हैं कि पाकिस्तान ने इससे लोन ले लिया, आईएमएफ से लिया, ये कंडीशंस इंप्लीमेंट होगी। तो इनकी कंडीशंस होती हैं। आपने मिसाल के तौर पे अपने घर के लिए लोन लिया, तो वो आईएमएफ आपको बताएगा कि आपने अपने घर में ये चीज़ रखनी है, ये नहीं रखनी, इसको इस तरीके से चलाना है, बिजली इतनी देर चलेगी, ये इतनी देर चलेगी। इसको थोड़ा सा डिफरेंट करना होता है। जबकि चाइना जैसी कंट्री से जब हम लोन लेते हैं तो वो आपको कोई कंडीशंस नहीं देते, जिससे आपके साथ एक मुआहिदा होता है कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, आपने लोन लिया और इतने अरसे बाद आप इनको बैक करेंगे। तो श्रीलंका ने लोन लिए और इनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हुई। अब कई लोग कहते हैं कि जी लिटरेसी रेट नहीं है हमारी कंट्रीज़ में भी, जिसकी वजह से जी आज ये हालात देखने पड़ रहे हैं। देखिए जी, लिटरेसी कुछ नहीं होते, क्योंकि देखें श्रीलंका जो है वो उसका लिटरेसी रेट 92.3% है, जो भी किसी भी कंट्री का सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है। उसके बावजूद इन्होंने इनको ये क्राइसिस फेस करने पड़ रहे हैं। देखें आईएमएफ सबसे पहले जो है वो जो लोन देता है उसके ऊपर कंडीशंस होती हैं, लाइक प्राइवेटाइजेशन बढ़ाओ और ग्लोबल ट्रेड को में इजाफा करो। उसके साथ साथ आप को वो है कुछ ऐसे रूल्स इम्प्लीमेंट्स करने के देते हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज़ को ज़्यादा बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू उस कंट्री के, क्योंकि वो जब आप किसी भी बाहर की कंपनी को आने देंगे अपनी कंट्री के अंदर, तो वो आपको काम नहीं करने देगी, आपकी अपनी लोकल इंडस्ट्री को वर्क नहीं करने देगी एज़ कम्पेयर टू इंडिया को। अगर हम देखें, इंडिया के अंदर लोकल इंडस्ट्री ने ज़्यादा ग्रो अप किया, टाइम से किया, लेकिन किया ज़रूर। पाकिस्तान के अंदर भी यही सेम क्राइसिस चल रहे हैं। उसके अलावा 2009 तक तो सिविल वार चलती रही श्रीलंका के अंदर। सिविल वार जैसे कमतों में, क्योंकि तमिल्स जो थे वो माइनॉरिटी थे, 12.6% है मे बी, और दूसरे सिन्हालीज हैं जो 75% ऑफ द पॉपुलेशन है। इनके अंदर काफ़ी सिविल वॉर चलती रही। तो उसके बाद ये अपना कंट्रीज, तमिल्स जो थे वो अलग से अपना एक कंट्री बनाना चाहते थे, लेकिन जो इनके हुकूमत जो थी, जो 2005 से लेकर 2015 तक एक ही इनके प्राइम मिनिस्टर रहे, और उन्होंने अपने जैसे रूल्स इम्प्लीमेंट किए जो उनके ऊपर भी अच्छे सही रहे, और अब हमारा सिस्टम भी चलता रहे। देखिए, जब सारा कंट्रोल एक ही कंट्री के पास, एक ही कंट्री का कंट्रोल सारा एक ही फैमिली के पास आ जाता है, वो अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट करने लग जाते हैं। देखिए 32 33 साल के कज़न सब एक दूसरे को फाइनेंस मिनिस्ट्रीज दे रहे हैं और सब कुछ दे रहे हैं, और वो इकट्ठे मिलकर रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहे हैं जो उनको इन शॉर्ट बेनिफिट दे रहे हैं। इन्होंने अभी फाइनेंस मिनिस्टर अपना बनाया था जो यूएसए के रेजिडेंस था, जो कि इनके लॉ के अंदर शामिल ही नहीं था। इन्होंने इसके ऊपर नया लॉ लाकर लॉ ही चेंज कर दिया और उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री होल्ड दे दिया। तो देखें श्रीलंका की जब ये हालत हुई, जब इस फैमिली ने कंट्रोल किया, लॉज रेगुलेशंस सही नहीं बन रहे थे, जिसकी वजह से फॉल डाउन स्टार्ट हुआ।
तो कोरोना के आने से पहले ही और चाइना के लॉन्च से पहले ही ये लोग सब कुछ स्टार्ट से स्क्रम्बल कर रहे थे। तो काफ़ी लोगों को यही पता है कि चाइना के लॉन्च की वजह से श्रीलंका का सारा दिवालिया हुआ, लेकिन इतना नहीं होता किसी भी कंट्री। देखिए श्रीलंका का लिटरेसी रेट तो 92.3% है, लेकिन इंडस्ट्रियल स्किल और जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं उसके ऊपर उनका बहुत कम रेट है एज़ कम्पेयर टू। उसमें पाकिस्तान भी उनसे सबसे ऊपर जा रहा है, जिसके अंदर लिटरेसी रेट तो है, पढ़ रहे हैं मतलब किताबी रट्टा मार रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल जब तक आपका नहीं होगा कुछ भी नहीं हो सकता। सबसे पहले तो आपको इंडस्ट्रियल स्किल्स सीखना बहुत लाजमी है। बिजनेस आइडियाज़ आप सोच रहे हैं, लेकिन उसको जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आपके कंट्री कभी भी ग्रो अप नहीं कर सकता। हालत श्रीलंका की रही। श्रीलंका ने को जो कोलंबो पोर्ट था, तो उसके ऊपर जो रेवेन्यू जनरेट होता था, तो उन्होंने टोटा नाम का उनका एरिया जो है वहाँ पर उन्होंने इम्प्लीमेंट करने का सोचा कि हम यहाँ पर भी एक पोर्ट बनाएंगे। तो उसके लिए उन्होंने इंडिया और यूएसए से भी रब्ता किया कि हमें लोन चाहिए, तो इसके ऊपर हम वर्क करेंगे और जो रेवेन्यू जनरेट होगा तो उसके ऊपर, क्योंकि आपने किसी भी कंट्री से जो लोन लेना था, कोई आपके पास प्लान होना चाहिए कि हम इस प्लान के तहत जाएंगे और इसके ऊपर जो रेवेन्यू जनरेट होगा तो उसका आपको एक परसेंटेज दी जाएगी या फिर आपका लोन बैक कर दिया जाएगा, जो भी कंडीशंस इंप्लीमेंट होंगे। तो जब इन्होंने इंडिया और यूएसए से बात की तो इन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि आपका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है, इतना जनरेट नहीं हो सकता। तो ये फिर चाइना के पास गए। तो चाइना ने जो इनको लोन दिया और इन्होंने अपना उस पोर्ट के ऊपर काम शुरू कर दिया। तो इनका जो एम था रेवेन्यू जनरेट करने का, कि उस पोर्ट के ऊपर टोटा पोर्ट के ऊपर 1000 से ज़्यादा शिप जो हैं वो डॉक करेंगे। इसका मतलब होता है कि 1000 से ज़्यादा जो है वो शिप वहाँ पर लोडिंग अनलोडिंग उनकी रिपेयरिंग वगैरह सब कुछ होगी, लेकिन वहाँ पर जस्ट 34 जो शिप हैं वो डॉक हुए। इसका मतलब ये नहीं कि फेलियर हुआ, ये टोटली फेलियर था, क्रैश हो चुका था उनका पूरा का पूरा प्लान, क्योंकि किसी किस्म की स्ट्रेटेजी नहीं थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन की उनके पास इतना आइडिया नहीं था। तो इनको अब लोन वापस करना था। देखिए आपकी कंट्री उसी टाइम लॉस में जाती है जब आप किसी कंट्री से लोन लें और वो आपका जो प्रोजेक्ट है वो टोटली फेलियर की तरफ चला जाए। तो अब इन्होंने लोन बैक करना था, इतना इनके पास पैसा नहीं था, तो इन्होंने इसकी बिडिंग करने का इरादा किया कि हम इस पोर्ट की बिडिंग करेंगे, जिसके ऊपर 80% स्टेक्स जो थे वो चाइना ने ले लिए और श्रीलंका इससे बच गया कि उनको $1 बिलियन देना पड़ेगा। तो उसके मुकाबले में चाइना ने जो है वो 80% स्टेक ले लिए। तो वो इसके ऊपर इंडिया को भी थोड़ा से खतरात हुए, क्योंकि अब एक कंट्री दो तरफ से आपको कंट्रोल ओवर कर रही है। चाइना की जो है वो जो नेवी आर्मी है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है रेदर दैन द इंडिया। तो उसके ऊपर भी काफ़ी अर्सा डिबेट चलती रही, केस चलता रहा, तो उसके ऊपर वो 80% से कम होकर 70% तक आ गया स्टेक चाइना का। तो उसके बाद चाइना जो है वो अपने शिपमेंट वगैरह उन्होंने वहाँ पर अपना वर्क वगैरह स्टार्ट कर दिया, लेकिन इसके ऊपर भी अभी भी काम बाकी था। जो सिक्योरिटी जो पहले थी वो चाइना होल्ड ओवर कर रहा था, लेकिन जब ये केस इंडिया वाला कंप्लीट हुआ तो उसके ऊपर इंडिया ने केस के ऊपर रसाई की, और तो उसके बाद श्रीलंकन जो सिक्योरिटी थी वही हैंड ओवर करेगी, ना कि चाइना की थे, जिसमें 47,000 तमिल्स को मार दिया गया। और उसके बाद टैक्स में कमी कर देना, वीएटी इन्होंने 15% से बढ़ाकर 88% 15% से 8% कर दिया। देखिए जब अब कोई भी गवर्नमेंट आती है वो अपने फ़ायदे के लिए आवाम को दिखाने के लिए करती है कि हम देखें ये चीज़ें सस्ती कर रहे हैं, ये चीज़ें इंप्लीमेंट्स कर रहे हैं, तो आवाम ज़रा पब्लिक खुश हो जाती है। वोट के चक्करों में आप कंट्री का दवालिया कर रहे होते हैं, कोई पता नहीं होता हम क्या कर रहे हैं, क्या कंट्री के लिए लॉस है और क्या बेनिफिशियल है। तो ये चीज़ें सब कुछ चेक करने होते हैं। ऑन द शॉर्ट टर्म के लिए तो आपको बेनिफिट नज़र आ रहा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपका बहुत बड़ा नुकसान होता है। लेकिन इन्होंने भी कुछ ऐसी मिस्टेक्स की कि वीएटी अपना कम किया, 15% से लेकर 8% पर आगे, फ्री में चीज़ें देने के टैक्स में कटौती कर दी। फिर उसके बाद कोविड फिर जाकर स्टार्ट हुआ। इनकी इकोनॉमी ऑलरेडी क्रम्बल कर रही थी। बाकी कंट्रीज़ को भी बोलो, हर एक कंट्री को कोविड के दिनों में लॉस हुआ, हर कोई 2 साल बैक चला गया, लेकिन इनका जो था वो खुलकर सामने आया कि इनकी जो इकोनॉमी थी वो पिछले 1 डेढ़ साल से क्या कर रही थी। ईस्टर बॉम्बिंग हुई जिसमें काफ़ी सारे लोग मारे गए और फॉरेनर्स का भी रुझान कम हुआ, फॉरेनर्स आना बंद हो गए। और क्योंकि जब किसी भी एरिया के अंदर दहशतगर्दी बढ़े तो वहाँ पर
टूरिस्ट कभी भी नहीं आता। इस पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर इस चीज़ को कौन जान सकता है। जो हालात पाकिस्तान ने आखिरी 10 सालों के अंदर देखे, अब काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। तो उसके बाद इनका एग्रीकल्चर का सिस्टम भी जो था वो भी टोटली कोलैप्स हो चुका था। श्रीलंका ने रातों रात बैठे एक नया लॉ पास किया कि जी हम आज से केमिकल्स यूज़ नहीं करेंगे, फर्टिलाइज़र्स यूज़ नहीं करेंगे, हम एक नेचुरल प्रोडक्ट की तरफ जाएँगे। देखिए किसी भी जगह के ऊपर आप एक ग्रोथ कर रहे हो और अचानक से उसकी चेंज कर दें। ये नहीं कि आज अगर किसी जगह पर गंदम उग रही है तो कल को वहाँ चावल उगे, वो बहुत टाइम लगता है उस चीज़ को। तो इस रातों रात आप चेंज नहीं कर सकते। ऐसा लॉ पेश किया था कि दुनिया की नज़र में हम एक केमिकल फ्री कंट्री बनेंगे जिसके अंदर किसी किस्म की कोई केमिकल चीज़ प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं होती केमिकल के ज़रिए। हम खुद से एक प्रोडक्ट जो नेचुरल प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता है, एक पूरी थ्योरी चाहिए होती है, आपको एक पूरा एक लॉ चाहिए होता है, उसके तहत आपने चलना होता है। ऐसे नहीं होता कि आपने आज बात की और कल से आपने इम्प्लीमेंटेशंस वगैरह स्टार्ट कर दी, किसी किस्म की आपने उसके ऊपर थॉट्स नहीं बनाई, तो ये बहुत ज़्यादा लॉस में लेगी, जिसके ऊपर इंपोर्ट करने की एक्सपोर्ट करने के बजाय आपको इंपोर्ट करनी पड़े प्रोडक्ट। बाहर भेजना था। चाय पत्ती जो पाकिस्तान में भी बिकती है, इवन कि रशिया में उनका सबसे बड़ा जो उनका कस्टमर है वो भी उनका टूट गया। उनका जो ये सारी की सारी जितनी भी उनकी एक्सपोर्ट थी वो बंद हो गई, जिसकी वजह से उनको एक्सपोर्ट करने के बजाय अपना सारा चावल और जितनी चाय पत्ती वगैरह थी सब कुछ वो इंपोर्ट करना पड़ी, जो उनको और ज़्यादा लॉस के अंदर लेगी। और उसके बाद नोट छापना इन्होंने बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया। हम काफ़ी जगह सोचते हैं कि जी किसी भी कंट्री का अंदर हम गुर्बत को मिटा सकते हैं, वहाँ पर नोट ज़्यादा हो जाए। इसके ऊपर एक अलग से एक डिबेट है, एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। उसके बाद 119.08 बिलियन नोट्स छापे, जिसकी वजह से इनकी करेंसी और ज़्यादा वीक हो गई और एक्सटर्नल डेप्थ इनका बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था एज़ कम्पेयर टू 2008-9। और इसके ऊपर फिजिकल डेप्थ इनका बहुत ज़्यादा। फिजिकल डेप्थ होता है कि आपकी कंट्री के अंदर जितनी आपको चीज़ें चाहिए, जितनी रिक्वायरमेंट्स चाहिए, जितना पैसा उसका चाहिए, उसके मुकाबले में आपको कम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो। आप किसी के इसकी छोटी सी मिसाल चीज़ से ले सकते हैं कि 20,000 की सैलरी वाला बंदा 1 लाख का मोबाइल लेकर चल रहा है, तो वो फिजिकल डेप्थ में चल रहा है। क्यों? उसका वहाँ पर उतना वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन वो फिर भी उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। एक बंदे की सैलरी 100 रुपये है, लेकिन उसका जो घर का एक्सपेंस है वो 106 रुपये है, तो वो छः रुपये जो है वो फिजिकल डेप्थ में चल रहा है। तो इसको भी समझना लाजमी होता है, जो कि श्रीलंका जो है पूरी की पूरी कंट्री वो 11.1 फिजिकल डेप्थ में चल रही थी, जिसको बहुत ज़्यादा वार्निंग दी IMF ने कि आप इसको ज़रा इम्प्लीमेंट ना करें। आप बहुत ज़्यादा नोट बना रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो चुका है, लेकिन इसको ईजी लिया, जिसकी वजह से आज इनको ये क्राइसिस देखने पड़ रहे हैं। एज़ कम्पेयर टू हम पाकिस्तान में देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी अभी इस्लामाबाद के अंदर वो मेट्रो जो है वो फ्री कर दी गई है, जिसका अब मेट्रो जो चलेगी उसके ऊपर जो पेट्रोल के प्राइसेस वगैरह हैं, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो ड्राइवर्स हैं, उनकी सैलरीज वगैरह सब कुछ वो आप लोग कहीं ना कहीं से कहीं और का टैक्स कहीं और लगेगा, वो आपको पे करना पड़ेगा। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो इम्प्लीमेंट होती हैं, तो आपको जाके आगे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं। और जो इनका फैमिली रेगुलेशन सिस्टम था कि जो कि पाकिस्तान के अंदर भी है, बंदे वही होते हैं, बस चेंज होते रहते हैं, आगे पीछे पार्टी चेंज करते हैं, रूल्स वही चलते रहते हैं, पिछले काफ़ी अरसे से यही सिस्टम चल रहा है। तो देखें, ये वाला सिस्टम लाने के लिए आपने अपनी कंट्री को बचाने के लिए लिटरेसी रेट को बेहतर नहीं करना होता। बेहतर ये होता है कि आपको स्किल्स कितनी आती हैं, आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ कितना आपको पता है, आपको इम्प्लीमेंट करना कितना आता है, रेदर देन के रट्टा मार के आपने पास कर लिया तो आज ये आप टॉपर बन गए। इज़ नॉट गुड फॉर योर सेल्फ एज वेल एज योर कंट्री। बिकॉज जब आपको सिर्फ पता होगा लेकिन आपने कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया, आपको उस चीज़ को कभी ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि इसका प्रैक्टिकल वर्क क्या है, इसमें क्या प्रोज एंड कॉन्स आ सकते हैं। तो इसलिए इस चीज़ पर हमें सोचना चाहिए। और होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इसके ऊपर हम बहुत सीरीज़ बनाएंगे इंशाल्लाह, ऐसे और वीडियोज़ आती रहेंगी। अल्लाह हाफ़िज़।